ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक ही नाम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, और यूजुअली हम जब देख रहे हैं कि जब हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम के इक्विवेलेंट हो, तो जब हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ओवरलोड हो रहा है। इन सी शार्प वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। In C Sharp, we can overload constructor by creating another constructor with same method name and different parameters। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम तो हमेशा वही होगा जो क्लास के नाम के इक्विवेलेंट है। डिफरेंस कहाँ आएगा? पैरामीटर में। जैसे हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जो 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो दीज ऑल आर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। मीन एक दफ़ा जो कंस्ट्रक्टर बनाया उसके बाद फिर नेक्स्ट आने वाले कंस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोडेड कर रहे हैं। हमारे पास क्लास है सैम्पल की पब्लिक स्ट्रिंग पैराम1। हमने एक पैराम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया स्प्रिंग एक्स स्ट्रिंग वाई, जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का क्या मीनिंग है? मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और जब मैंने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, अब होगा क्या कि दोनों के नाम तो सेम है, ये भी सैंपल है, ये भी सैंपल है। कंस्ट्रक्टर मेरे पास क्लास में 2 हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अगेन कंपाइलर जो है वो सीएलआर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये दोनों कॉल तो सेम है, लेकिन एक ही नाम के 2 कंस्ट्रक्टर हैं क्लास में, सैंपल और सैंपल। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कंपाइलर कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है? थ्रू आर्ग्यूमेंट्स पास टू इट। तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मीन्स एक क्लास में एक ही नाम के एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर। लेट सपोज ये स्टूडेंट वाली क्लास को की एग्जांपल में देती हूँ आपको। ठीक है, फिर मैंने इसमें एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया पब्लिक स्टूडेंट, जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है एन। ठीक है, और मैंने इसके थ्रू कह दिया कि नेम इज इक्वल टू एन। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक स्टूडेंट इंट आईडी, और मैं कह रही हूँ कि एस टी डी, यानी कि जो क्लास लेवल फील्ड है उसकी वैल्यू जो आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो मैंने देखे मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए। ये सब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि इंटीजर इनपुट ले रहा है, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक स्ट्रिंग और इंटीजर इनपुट ले रहा है। एक दफ़ा एक सीक्वेंस जो यूज़ हो गई है वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जब हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो आर्गुमेंट पास करते वक्त ही कंपाइलर समझेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। जब मैं 2 आर्गुमेंट पास करूंगी, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड इंटीजर, तो फौरन हमारा कंपाइलर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? ये वाला जो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट st3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये मेमोरी में जाके एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और इसमें मैंने वैल्यू दे दी एक्स वाई जी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? थ्रू आर्ग्यूमेंट पास टू इट। मैंने एक स्ट्रिंग पास किया तो वो देखेगा कि मेरी क्लास में कौन सा कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो जस्ट 1 स्ट्रिंग ले रहा है।
तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो वो नेम सेट कर देगा। अब चूंकि इस कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने आईडी सेट नहीं की, क्योंकि मैंने सिर्फ नेम सेंड किया एक्स वाई जेड, तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला जो एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, और n की वैल्यू एक्स वाई जेड इस n में पास हो जाएगी और n के थ्रू नेम में सेट हो जाएगी। तो जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है st3, उसका नेम एक्स वाई जेड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने स्टूडेंट आईडी सेट नहीं करवाई, तो जब कभी कोई चीज़ सेट नहीं होती तो वो कौन सी वैल्यू पे सेट होती है? उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि मैंने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है st3, इसकी बेसिस पे मेरा नाम क्या होगा? इसको रन कर देते हैं। देखिए नेम तो एक्स वाई जेड है जो मैंने सेट कर दिया, और मैंने स्टूडेंट आईडी सेट नहीं की थी, तो फिर मेरे कंपाइलर ने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पे सेट कर दिया। तो जो चीज़ आप सेट नहीं करवाएंगे वो उसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देगा। इसी तरह मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट st4 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें मैंने सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी है, एक आईडी। मैं कह रही हूँ 3456। ठीक है, तो अब ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? जो कि एक इंटीजर इनपुट ले रहा है, ये वाला। और 3456 की वैल्यू इस लोकल वेरिएबल आईडी में सेट होगी, और आईडी के थ्रू स्टूडेंट आईडी हो जाएगी मेरे पास। अब नेम सेट नहीं करवाया, तो जब नेम सेट नहीं करवाया, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो फिर वो नेम को नल रखेगा। st4.name एंड st4.student id। ये देखिए नेम नल हो गया मेरे पास, और स्टूडेंट आईडी जो मैंने रखी थी 3456 वो सेट हो गई। एग्जैक्टली, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। Multiple constructors of same name but with different arguments, and whenever we create the object with required parameters, तो उसी के अकॉर्डिंगली वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो पैरामीटर आपने पास किया है। अच्छा, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे होते हैं, एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जो सीक्वेंस यूज हो गई है वो रिपीट नहीं हो। लेट्स से मैंने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, मैं इस सेम पैरामीटर का एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकती जो एक स्ट्रिंग और एक स्टूडेंट आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें लोकल वेरिएबल पे नहीं जाना है कि यहाँ पे तो लोकल वेरिएबल का नाम नेम है और यहाँ पे एन है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट है। ये चेंज हो या डिफरेंट हो, चेंज हो या सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि फर्स्ट वाला इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है। सेकेंड वाला इनपुट यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे भी इंटीजर है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी और एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर पास करूंगी, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि दोनों के पैरामीटर सेम है। ठीक है, तो हमने ये नहीं करना कि एक जो सीक्वेंस यूज कर चुके हैं हम उसको सेम एज इट इज फॉलो नहीं करना। तो एक ऑल्टरनेटिव ये कि हम इस सीक्वेंस को चेंज करके फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट को इंट कर दें और सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रिंग कर दें। इससे क्या होगा कि जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पहली वैल्यू स्ट्रिंग और सेकंड वैल्यू इंटीजर है, तो अब ये देखेगा कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग और सेकंड इंटीजर ले रहा है। तो वो ये कंस्ट्रक्टर है जो फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग और सेकंड इंटीजर ले रहा है। अब ये इससे कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो इंटीजर है, तो वो डिसाइड कर लेगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और फिर जब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, लाइक मैंने कहा कि स्टूडेंट s5 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और मैं इसको कह रही हूँ कि आईडी हम कर देते हैं 156 और नेम हम कर देते हैं कोई भी रैंडम। ठीक है, तो अब ये देखेगा कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर और स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, तो ये यहाँ जाएगा और ये वाला कंस्ट्रक्टर है।
तो यहाँ पे मैंने ST रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली ST, और यहाँ पे नेम है तो N। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कंपाइलर कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब इसकी कोई सीक्वेंस, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग की कोई सीक्वेंस हो नहीं सकती। अब ये हो दोनों हो गए, एक दफ़ा स्ट्रिंग पहले आ गया, इंटीजर बाद में, इंटीजर पहले आ गया, स्ट्रिंग बाद में। अब आप अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए तो फिर आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ा सकते हैं। लेट्स से अब आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट का, और उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने इंटीजर और इंटीजर दे दिया। फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें 2 स्ट्रिंग दे दिए। ठीक है, तो दीज ऑल आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये सारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं, हम कंस्ट्रक्टर को ही ओवरलोड कर रहे हैं। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो पैरामीटर मैच होगा उसी के अकॉर्डिंगली कंपाइलर आपका वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? बेटा प्रॉपर्टीज तो जो चीज हमने प्राइवेट की है उस प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब मैंने किसी चीज को, किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को प्राइवेट रखा है, so that it cannot be accessible from outside the class. So in order to access those fields which we have set private, उन fields को जिनको मैंने प्राइवेट रखा है उनको जब मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाह रही हूँ तो वो एक्सेस नहीं दे रहा होता, क्योंकि प्राइवेट क्या कर रहा है, जब किसी चीज को प्राइवेट कर दिया तो वो उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है। लेकिन अब उसकी एक्सेसिबिलिटी मुझे क्या करनी है, मैं आउटसाइड द क्लास प्राइवेट फील्ड को की वैल्यू सेट करना चाह रही हूँ, लेकिन वो प्राइवेट है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकती डायरेक्ट। तो उसके लिए उस प्राइवेट फील्ड के लिए हमने पब्लिक प्रॉपर्टीज बनाई, जो कि गेट और सेट, यानी कि वो जो प्राइवेट फील्ड है उसको हम सेट करें और फिर गेट करें थ्रू प्रॉपर्टीज। जबकि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज एज एन इनिशियलाइजर, जो हमारी क्लास की चाहे पब्लिक फील्ड्स हो, क्योंकि मेरे पास फील्ड ये पब्लिक है, नेम भी एंड आईडी भी, इन फील्ड्स को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। दोनों की फंक्शनैलिटी और जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है। प्रॉपर्टीज हम प्राइवेट फील्ड्स को इनडायरेक्टली एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स क्लास लेवल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो बोथ आर टोटली डिफरेंट। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। Constructors are basically special methods or functions. अच्छा, मैं जब तक आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ। जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें। अल्तमश हुसैन, सैयद अल्तमश हुसैन, अब्दुल बासित जफर खान, ओके, सैयद मोहम्मद रजा, ओके, अहमद इकबाल। अहमद, आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा अब अगर आपने फर्दर एब्सेंट होया आप तो। अहमद इकबाल। सैफुल्ला, आपके भी कुछ ऐसे ही हालात हैं सैफ। मोहम्मद शफात खान, मोहम्मद शफात खान। हमजा अकबर, सैयद मोहम्मद अली हुसैन। वो लैब की अलग होती है, थ्योरी क्लास की अलग होती है। 6 6।
अब्दुल राफी सिद्दीकी, सुमेरा महफूज, दानियाल अहमद, शफात। आपने आदत बना दी है कि जब मैं आपका नेम कॉल करूंगी उस पर आप कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सैयद मोहम्मद असद, सैयद मोहम्मद असद, एब्सेंट एब्सेंट। मोहम्मद ज़ईम कुरैशी, गयूर अहमद, हमजा आसिफ, मोहम्मद हमजा रफ़ीक, ओके हमजा, ताहा सिद्दीकी, सादुर रहमान, आयशा रिशाद, मुस्तफ़ा अहमद मिनहास, मुस्तफ़ा अहमद मिनहास, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मुस्तफ़ा एब्सेंट है। मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी एब्सेंट। महविश खुर्शीद, महविश खुर्शीद एब्सेंट। सैयद मोहम्मद गाजी, सैयद मोहम्मद रमीज़, सुमेरा राशिद, मोहसिन शब्बीर, मोहसिन शब्बीर एब्सेंट। तलहा जब्बार, तलहा जब्बार एब्सेंट। फरजान अली खान, फरजान अली खान, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनका तो कोर्स ड्रॉप हो ही चुका होगा। मोहम्मद हमजा जब्बार, मोहम्मद हमजा जब्बार। अब जब मैं नेम कॉल कर रही हूँ तो प्रेजेंट बोलते नहीं है, और जब फिर ये आगे फॉरवर्ड हो जाती है तो फिर बोलते हैं कि मिस हमारे पास एब्सेंट का मैसेज आ गया। बेटा तो बैकअप तैयार रखा करो ना, मोबाइल चार्ज रखा करो, मोबाइल पे जो है वो मोबाइल डाटा चार्ज कर लिया करो, तो क्या एटलीस्ट क्लास तो ले सको आप। ऐसे तो आपका लॉस होगा। मोहम्मद हमजा जबार नहीं प्रेजेंट, तो जो नहीं अटेंडेंस बोलेगा वो डेफिनेटली एब्सेंट होगा, और उसकी अटेंडेंस भी फिर नहीं जाएगी, तो फिर उसको मैसेज भी आएगा। सैयदा रुमैसा, मोहम्मद हतीम, अली काजिमी। अली आपकी भी अटेंडेंस शॉर्ट है, आज आपकी थर्ड क्लास है मेरे पास। सुलेमान जिया, मोहम्मद हफ्जा जब्बार एब्सेंट है।
ओके, तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई। मोहसिन शबीर आपका नाम कॉल किया है मैंने, बहुत दफा कॉल किया है। आप लोग सो रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तला जब्बार का भी नहीं कॉल किया है। जी सुमेरा, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने। शारिक अहमद, शारिक आपकी फर्स्ट क्लास है आज? वेरी गुड। इतने अरसे से आप कहाँ थे? आपकी तो मेरे पास नाम ही नहीं है। आज एंट्री मैं आज कर रही हूँ आपकी। तो अभी तक कोर्स ड्रॉप नहीं हुआ आपका? आईडी बताओ शारिक। शारिक अपनी स्टूडेंट आईडी बताओ। 58549549। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ग्रुप बना लो। मैं कैसे ग्रुप बना सकती हूँ किसी का? अकेले बना लो, नहीं बना ग्रुप तो इंडिविजुअल कर लो। इंडिविजुअल भी तो कर सकते हैं। ओके, जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर ऐसे नाम से ही पता चल रहा है जो क्रिएट कर रहा होगा। वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। वो डिस्ट्रक्टर मेथड क्या कर रहा होगा? ऐसे एक्शन जब आपके पास एक इंस्टेंस डिस्ट्रॉय हो गया, लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट किया वो मेमोरी पे स्टोर हो गया। अब कभी ना कभी उस ऑब्जेक्ट की जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक वो ऑब्जेक्ट अब फर्दर यूजेबल नहीं होगा, अब उसमें हम काम नहीं कर रहे, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो डिस्ट्रक्टर मेथड क्या कर रहा होता है? डिस्ट्रक्टर मेथड ये कर रहा होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में बहुत ज़्यादा टाइम से पड़ा है और यूज़ नहीं हो रहा, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपका CLR एक मेथड कॉल करता है डिस्ट्रक्टर का इम्प्लिसिटली खुद से। वो डिस्ट्रक्टर मेथड क्या करता है? मेमोरी में जितने भी आपके पास फालतू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं जो मेमोरी की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको मेमोरी से जाके रिमूव कर देता है, सो दैट वो जो स्पेस है वो नए आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए फिर अवेलेबल हो। और ये काम आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। गार्बेज कलेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए वो डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल कर रहा होता है। और अगर आप एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिट चाह रहे हैं कि एक डिस्ट्रक्टर का मेथड कॉल हो जाए, तो उसके लिए आप उसको कैसे कॉल कर सकते हैं? टू explicitly declare a destructor method, use an identifier that consists of a tilt followed by the class name। जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपके एक टिल्ट का सिंबल यूज करेंगे और उसके साथ आगे क्लास का नेम, यानी कि वो जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट रिसीव पैरामीटर्स एंड देयर फोर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। वो क्या कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्टर्स हैं वो कभी भी कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करेंगे, मीन्स उसमें आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं जाएगा, इसीलिए कभी भी डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता। तो एक क्लास में अगर आप खुद से एक डिस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं तो वो आप एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर बन सकता है।
और वो क्या करेगा, वो उस क्लास के जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुए, जो मेमोरी ऑक्यूपाई किए, उसको मेमोरी से रिमूव कर देगा। आर क्लास कैन हैव एट मोस्ट वन डिस्ट्रक्टर। वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, क्योंकि हम पैरामीटर नहीं दे सकते, हम उसको ओवरलोड नहीं कर सकते, इसलिए एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। और डिस्ट्रक्टर यूज़ किस लिए होता है, जब एक क्लास के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहे, जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हो, मेमोरी की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, उनको मेमोरी को फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का मेथड एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं, और अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा CLR कुछ टाइम पीरियड के बाद इस मेथड को कॉल कर रहा होता है। एम्प्लॉय क्लास विद डिस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अगर आप एक्सप्लिसिट खुद से कंस्ट्रक्टर बना डिस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली ये हो रहा होता है, लेकिन कुछ स्टेज पे आप चाह रहे हो, क्योंकि वो तो आपका CLR पीरियोडिकली बेसिक्स पे ले रहा होता है, लेट्स से आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ। लेकिन अगर कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाए, अब वो ऑब्जेक्ट फर्दर यूजेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए आप एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोग्रामर सी शार्प आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप जब खुद से भी डिस्ट्रक्टर यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना वैसे ये काम ऑटोमेटिकली आपका CLR भी कर रहा होता है। लेकिन एक्सप्लिसिट अगर आप खुद से करना चाहें तो वो भी आपको सपोर्ट जो है वो सी शार्प दे रहा है। अब देख लेते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। फिर उसके बाद जो है हम क्विज स्टार्ट करेंगे, और फिर क्विज स्टार्ट करने के बाद 11:15 तक का क्विज का टाइम है, तो फिर 11:20 पे फिर हम लास्ट सेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 सेशन होंगे, वैसे यूजली हमारे 4 सेशन होते हैं जूम की मीटिंग के, आज 3 सेशन होंगे, और एक सेशन जो स्लॉट जो है वो हमारे क्विज के लिए जाएगी। तो जैसे ये सेशन एंड होता है, जो कि मेरे ख्याल में अभी होने वाला होगा एंड, तो जैसे ये सेशन एंड हो जाता है तो फिर हम आप क्विज LMS से डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली 11:15 तक का टाइम है, 11:15 तक सबमिट करवा दीजिएगा, और फिर 11:20 में फिर हम दोबारा क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसकी अटेंडेंस भी मैं उसके साथ ही लूँगी जब वो उसी सेशन में होगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टर मेथड देख लेते हैं सेशन एंड होने से पहले, फिर उसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा, और उसके बाद फिर 11:20 11:25 तक फिर हम लास्ट सेशन के लिए दोबारा क्लास मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास है। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें ID नंबर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल सेट किया है, इंस्टेंस फील्ड जो क्लास की एम्प्लॉय का ID नंबर। देन वी हैव क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंट एम्प्लॉय ID, और इस लोकल वेरिएबल के थ्रू, ये जो एम्प्लॉय ID है इसके थ्रू हम क्लास लेवल वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं, और साथ साथ कंसोल पर प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, हम कंस्ट्रक्टर में कुछ ना कुछ प्रिंट भी करवा सकते हैं। यूजुअली हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट करवा रहे होते हैं इंस्टेंस फील्ड के लिए, और अगर कुछ प्रिंट करवाना चाहें तो हम वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो एक इंटीजर इनपुट ले रहा है और इस लोकल वेरिएबल पे सेट कर रहा है, और उस लोकल वेरिएबल के थ्रू क्लास लेवल वेरिएबल को सेट कर रहा है, और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और आईडी नंबर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी आईडी को प्रिंट करवा रहा है। यानी कि जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त ही, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही फील्ड सेट कर रहा है और प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यानी कि जो आईडी पास की होगी यूजर ने, उसी के अकॉर्डिंगली वो कहेगा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 101 या वट एवर जो आपने पास किया वो क्रिएटेड। उसके बाद फिर एक डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है विद दिस टिल्ड ऑपरेटर, और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने कंसोल की स्टेटमेंट दे दी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और आगे आईडी नंबर को प्रिंट करवा दिया। देन क्लास को एंड कर दिया। मेन मेथड से आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, फर्स्ट एम्प्लॉय अ वर्कर इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसमें एक आईडी पास कर दी 101, तो ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आईडी आई 101, आईडी नंबर वैल्यू सेट हो गई अ वर्कर के लिए।
और कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 101 क्रिएटेड। यहाँ पे आउटपुट आ गया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 101 क्रिएटेड। उसके बाद यू हैव क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय अनदर वर्कर इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय 202। आपने दूसरी वैल्यू पास की इसकी कंस्ट्रक्टर में 202। 202 लोकल वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी में सेट हुए, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आईडी नंबर हो गई। तो अब आईडी नंबर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि अनदर वर्कर है उसके लिए क्या हो गया 202। उस ऑब्जेक्ट के लिए तो ए वर्कर के लिए तो 101 था, वो मेमोरी में अलग जगह पे स्टोर हुआ। फिर जब नया ऑब्जेक्ट बनाया अनदर वर्कर, वैल्यू क्या पास की 202। 202 लोकल वेरिएबल में सेट हुई और लोकल वेरिएबल के थ्रू आईडी नंबर हो गई अनदर वर्कर के लिए। और प्रिंट हो जाएगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 202 क्रिएटेड, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 202 क्रिएटेड। उसके बाद जैसे ही अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का यूजेज खत्म हो गया यहाँ पे, तो डिस्ट्रक्टर का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आपको इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको डिफाइन कर दिया। जैसे ही इन ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपके इस कोड में, ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर ये डिस्ट्रक्टर का मेथड कॉल कर देगा। और क्या प्रिंट हो जाएगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 202 डिस्ट्रॉयड, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 101 डिस्ट्रॉयड। अच्छा, डिस्ट्रक्टर का मेथड ऑब्जेक्ट को जो रिमूव करता है मेमोरी से, तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है वुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे 202 एंड में क्रिएट हुआ था, सबसे पहले वही डिलीट होगा। तो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डिस्ट्रक्टर मेथड। डिस्ट्रक्टर मेथड्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोस आउट ऑफ स्कोप। वो कह रहे हैं जैसे ही एक ऑब्जेक्ट की लाइफ खत्म होगी, डिस्ट्रक्टर का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यू कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल अ डिस्ट्रक्टर। आप डिस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर को तो हम कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखें व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये देखें ये हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली हम कॉल कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल अ डिस्ट्रक्टर। ये खुद ब खुद जब आपका एनालाइज करेगा कंपाइलर के, जब ये ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा होगा तो ये डिस्ट्रक्टर का मेथड ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर कॉल कर देगा। द लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है वही सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, तो क्लास एंड होगी तो एलएमएस पे शो होगा ना, क्लास के दौरान तो मैं एलएमएस पे शो नहीं कर सकती, तो मैंने अभी इसको हाइड किया हुआ है। 6 मिनट्स रह गए और फिर 6 मिनट हम क्लास एंड कर देंगे। तो आप 10:25 पे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा और 11:15 उसका टाइम होगा, 11:15। तो बेटा लगा लो 10:25 से 11:15 तक का कितना टाइम बना। 35 मिनट्स दिया और 15 मिनट्स में 50 मिनट्स, 50 मिनट का क्विज होगा। उसमें मैं फिर आपको 10 मिनट्स एडिशनल दे दूंगी, 60 मिनट्स कर दूंगी क्विज सबमिशन के। ठीक है, तो आप 11:25 तक क्विज सबमिट करवा सकते हैं मुझे। ठीक है, तो यू हैव टोटल, वैसे तो क्विज का टाइम ड्यूरेशन क्विज में भी 40 मिनट लिखा है। नहीं तो वीएस पे लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट पेपर पे कर लो। वीएस यूज नहीं करो, अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्ट पेपर पे कर लो। तो यूनिवर्सिटी में भी तो ऐसे ही होता था ना, जब क्लास में क्विज होता था तो सिस्टम तो नहीं होते थे, पेपर पे करते थे। वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लगे, लेकिन मैंने जो है मुझे पेपर पे चाहिए हैंड रिटन, और हर पेपर पे स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी मेंशन होना चाहिए। लेकिन लिखना तो पेपर पे ही पड़ेगा। नहीं, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में क्लासेस लिए उनसे पूछे ना, हमजा ने लिए, अमर ने लिए, शफात ने लिए,
इन सब की शक्लें भी याद है मुझे और इन सब के नाम भी याद है। पीएफ पढ़ा है ना इन लोगों ने मुझसे। हमजा अकबर है, अहमद इकबाल है, शफात खान है, सैयद मोहम्मद अली हुसैन है। ईआरपी और पीएफ पढ़ा है। अच्छा, कंफ्यूज होके बार बार मैसेज कॉल और टेंशन में आने के बजाय पहले क्वेश्चन को समझें कम्प्लीटली कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप उसको एक से दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वायरमेंट समझ आ जाएगी क्वेश्चन की, और फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पैनिक मत हो जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन है और ये हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर एक लास्ट सेशन होगा क्विज के बाद। ओके। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ लिया वहां तक क्लास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्यूरी तो नहीं है? अब इसके बाद हम जब लास्ट सेशन को इसके बाद लेंगे उसमें हम मेथड ओवरलोडिंग और स्टैटिक आइडेंटिफायर पढ़ेंगे। आप देख लें आपको जैसे फीजेबल, और पीडीएफ में सबमिट करवाना है तो पीडीएफ में करवा दें, वर्ड में ज़्यादा बेटर लग रहा है तो वर्ड में करवा दें। पीडीएफ ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन जो आप पिक्चर लें तो काइंडली वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए पेपर पे सॉल्व करने के बाद। नहीं तो जब आपको अगर कहीं आपने और उसको प्रोग्राम में यूज़ किया तो डिस्ट्रक्टर का मेथड जब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जब बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट्स से अगर आगे जाके आपने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर को कॉल करना आपके अपने बस में नहीं है, वो आपको कंपाइलर कॉल कर रहा होता है। तो वो जब देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट का यूजेज ख़त्म हो रहा है तो वो फिर जाके उसको मेमोरी से रिमूव कर देगा। लेकिन जब तक आपके कंपाइलर को लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट यूजेबल है तो वो फिर उसको मेमोरी में रखेगा। जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी आपका क्विज स्टार्ट हो